हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है इसे। इसकी डिटेल स्टडी आज हम करने वाले हैं। जो क्लास 10th में टॉपिक पढ़ा है उसको क्लास 12th में भी पढ़ना है हमें, और क्लास 12th में हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को कि कैसे जिन चीज़ों को हम लोगों ने बेसिक लेवल पे क्लास 10th में पढ़ के रखा था कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड होता है। इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जनरली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड, जिसमें पहला फैक्टर ये देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ ऑफ अ मटेरियल चेंजेस। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आया? लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ, तो लेंथ को जानना है बच्चों कि कैसे लेंथ पे डिपेंडेंसी होती है। मान लिया जाए कि हमने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने ए मान रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स यहाँ वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसको मैंने मान लिया ए, और कंडक्टर की जो लेंथ है उसे एल मान लिया। लेट हमने एक ट्यूब कंसीडर कर ली। ये एक ग्लास का ट्यूब है, जिस ग्लास के ट्यूब को का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए माना है एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एल। नाउ अब अगर हम ये देखें कि ट्यूब का ये एंड, जिसको मान लिया जाए कि दिस एंड इज एट द ग्राउंड एंड दिस एंड इज अप टू द हाइट एल। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस ट्यूब को अगर हम वर्टिकली ऐसे ग्राउंड पे अलाइंस कर दे तो पोटेंशियल, अगर यहाँ पे हम ट्यूब में पानी भर दें, इस ट्यूब में हमने क्या किया, पानी भर दिया, तो हम देखेंगे कि इस जगह के पानी की पोटेंशियल एनर्जी और इस जगह पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस ट्यूब में हमने पानी भर रखा है, ऐसे मान लिया जाए हमने पानी भर रखा, इस ट्यूब के अंदर हमने पानी भर लिया है, वाटर फिल कर लिया। तो अब अगर देखा जाए एंड दिस एंड ऑफ द ट्यूब इज एट द ग्राउंड, और ये एंड हमने कंसीडर करा है अप टू द हाइट एल। नाउ हम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन से ये जानते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ऐसे कंडीशन पे इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mg एंड l लेंथ है, जिसको h से रख ले तो mgh, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हम ये कह सकते हैं दो एंड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ। उसी तरीके से अगर इस ट्यूब को, जिसमें हम लोगों ने लिक्विड फिल कर रखा था, इसको हम लोग मॉडल कर ले कंडक्टर के थ्रू कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज A, एंड इसके थ्रू अगर हम बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ से हम लोग एक सेल या सोर्स ऑफ एनर्जी लेके कनेक्शन कर देते हैं, जिससे इसमें इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है V का। सो V का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने के कारण इस कंडक्टर के थ्रू, जिस कंडक्टर को हम अभी ग्लास ट्यूब के जैसा कंसीडर कर रहे थे, उसके थ्रू करंट पास होना शुरू होगा। एंड हमने ये माना कि इससे जो पास हो रही है करंट, ऐसे होती हुई वो करंट आई है। तो ये जनरली हम लोगों ने देखा कि इफ यू कंसीडर्ड अ कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L and it is connected with a potential difference, potential V across the two ends, then I amount of current is flowing through it. अब अगर हम L लेंथ के कंडक्टर को डबल कर लेते हैं, मान लिया जाए हमने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी। पहले कंडक्टर की लेंथ L थी और अब हमने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया, और मैंने माना कि यहाँ पे हमने L लेंथ का कंडक्टर लिया है और यहाँ पे L लेंथ के दो कंडक्टर ले लिए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A ही रहने दिया। ठीक है।
और अब इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सेल से, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी, V, और अगर लेंथ बढ़ाया है तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो हम कहेंगे नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2V। सो इस लेंथ के थ्रू V पोटेंशियल और इस लेंथ के थ्रू V पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस विल बी V एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड्स विल बी V। सो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को अगर हम लिखें तो V अपॉन I, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, L लेंथ का कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, V वोल्टेज सप्लाई करने से I करंट पास होता है, और रेजिस्टेंस इसका जो हम लोगों ने देखा वो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। नाउ अब अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब लेंथ को डबल कर दिया, तो हम ये पाएंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R डैश इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों एंड्स के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V प्लस V 2V। और करंट कितना पास होगा, तो हम कहेंगे करंट तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही पास होंगे, तो हमने यहाँ कहा I। नाउ हम ये जानते हैं कि V अपॉन I किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर। तो हम ये देखें कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल चेंजेस टू बिकम 2R। अब यहाँ देखना है कि हमने किया क्या, हमने A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर लिया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ कंडक्टर की लेंथ कितनी थी L, और यहाँ कंडक्टर की लेंथ कितनी है 2L। तो हमने ये देखा कि लेंथ को इंक्रीज करने से, लेंथ को अगर हमने इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है। तो पहली चीज हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर ली कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में लेंथ पे डिपेंड होता है। और कैसी डिपेंडेंसी है, हम लोगों ने देखा है कि लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो पहली चीज हम लोगों ने जो पाई यहाँ वो ये पाई कि with increasing the range, factor on which the resistance of a material depend में लेंथ का पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड होता है। तो अगर कंडक्टर की लेंथ हम बढ़ाते हैं तो हम ये देखेंगे कि उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या पाया हम लोगों ने बच्चों, पहला फैक्टर हम लोगों ने पाया कि विथ इंक्रीज इन लेंथ देयर विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसको नोट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जा रहा है, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। अब हम लोगों को देखना है सेकंड फैक्टर जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, वो है एरिया। और अब हम देखेंगे कि एरिया पे कैसे डिपेंडेंसी आती है। तो मान लिया पिछले वाले सिचुएशन पे हम लोगों ने जब यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था, उसमें हमने लेंथ को डबल किया था। अब एरिया की डिपेंडेंसी देखनी है तो हम लोग यहाँ पे एरिया को डबल कर देते हैं। तो मान लिया जाए ये कंडक्टर है जिस पे हम लोगों ने V सप्लाई किया, I करंट मिल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या पाया, I अपॉन V। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि इस वायर का, इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोगों ने डबल कर दिया। पहले कितना एरिया था, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, और अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने बढ़ा के कितना कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ A, डबल क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया, सच दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज टेकन टू बी सेम एज द प्रीवियस, दैट इज L। कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी कंसिडर करी, L, और इसके थ्रू अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम देखेंगे क्या कि यहाँ से करंट पास होगी, और यहाँ पे क्योंकि अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है तो लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ऐसे कंडीशन पे करंट क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे
करंट यहाँ पे डबल मिलेगी। सो जो रेजिस्टेंस हम लोग पाएंगे वो पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोगों ने V ही सप्लाई किया, बट करंट यहाँ से क्या हुआ, पहले से I करंट आ रहा था, दो डबल एरिया का हम लोगों ने कंडक्टर लगा लिया, पहले का एरिया A कंसीडर कर ले, दूसरे का एरिया A कंसीडर कर ले और दोनों को ज्वाइन कर ले तो 2A हो गया। तो A से अगर I करंट तो 2A से, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A से N इंटू E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम्स, तो डबल एरिया करने से 2 टाइम्स ऑफ N इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ऐसे कंडीशन पे करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी डबल। और हम यहाँ देख रहे हैं V अपॉन I की वैल्यू कितनी है, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ हम लोगों ने किया क्या चेंज, यहाँ हम लोगों ने लेंथ तो वही रहने दिया था बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया था। तो हम लोगों ने पाया कि इफ वी इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A को इंक्रीज करते हैं, एरो अपवर्ड डायरेक्शन में शो करके मैंने ये बताया है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लें। इंक्रीज होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर। तो पहला फैक्टर क्या पाए हैं बच्चों, पहला फैक्टर पाए हैं कि लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और दूसरा फैक्टर क्या पाया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। मींस एरिया के साथ रेजिस्टेंस की इनवर्स डिपेंडेंसी है। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर हम एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट कर ले। पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग लेंथ area resistance of a conductor or material increases, and second point by increasing area resistance decreases। तो पहली चीज़ें हम लोगों ने जो देखी, लेंथ के साथ रिलेशन कैसा है, R is direct in relation with L। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने जो नोट किया वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या पाया, रेजिस्टेंस इज इनवर्स इन रिलेशन विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या और कोई फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है रेजिस्टेंस का, पीछे की क्लास में हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये हम लोगों ने इक्वेशन के थ्रू पाई थी, और यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेशन से रिलेट करें तो एल न्यूमरेटर में, रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, इसका मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि यहाँ प्रैक्टिकली भी हम लोग देख रहे हैं। साथ में एरिया डिनोमिनेटर में, रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, जो कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बता रहा था जिसको हम लोग पीछे की क्लास में करके आए हैं, और यहाँ हम प्रैक्टिकली देखें कि लेंथ और एरिया दो ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है ना हो। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इलाबोरेट करें तो हम लोगों ने देखा है कि इस रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी पढ़ रहे थे पहले, रेजिस्टिविटी टर्म से डिनोट किए थे, इस रो को हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस विल मल्टीप्लाइड विथ एल एंड ए। हाँ, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पाया, R इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम्स। अब यहाँ जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ है, ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी होती हैं, तो हम कहेंगे ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ अ मटेरियल। तो यहाँ से देखा जाए कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पे नहीं, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो थर्ड फैक्टर हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब नेचर ऑफ मटेरियल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो M लिखा हुआ है वो क्या है, तो हम कहेंगे वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे E जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म होने के कारण अब अगर हम यहाँ से देखें तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पे K लिख ले रहा हूँ, M अपॉन E स्क्वायर को। हेयर K इज इक्वल्स टू क्या है, M अपॉन E स्क्वायर, एंड दिस आर कांस्टेंट टर्म।
into length of a conductor upon number of electron per unit volume into relaxation time into area। अब यहाँ L और A को अगर हम कांस्टेंट कर ले, L क्या है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको कांस्टेंट कर ले तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू एक अनदर कांस्टेंट दैट इज K अपॉन N इनटू टाउ। सो व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कॉपर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, सबके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर डिफरेंट मटेरियल विल बी डिफरेंट, इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। साथ में हम लोगों ने यहाँ रिलैक्सेशन टाइम भी देखा है, और ये रिलैक्सेशन टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलिजन बिटवीन टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और ये भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम्स दोनों डिफरेंट होगा। एंड अगर ये दोनों डिफरेंट है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल में दो फैक्टर कौन कौन सा आया, पहला आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पहला फैक्टर है। एंड दूसरा फैक्टर जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, एंड दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पे देखा जाए बच्चों तो, और ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम फॉर डिफरेंट मटेरियल विल बी डिफरेंट। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी में देखा जाए तो रेजिस्टेंस का n और टाउ से कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना कम रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड सेकेंड फैक्टर क्या पाया, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। हेयर टाउ रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन टाइम एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने देख लिया कि फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड है वो दो नहीं, तीसरा फैक्टर आ गया क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। और नेचर ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने क्या पाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम। ये दो फैक्टर और हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस मटेरियल का डिपेंड करता है। नाउ अब आगे हम लोग को जानना है कि क्या कोई और ऐसा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे यस, there is another factor on which the resistance of a material depend and this factor is called temperature। तो हम लोगों ने ये जाना था, ओम्स का इक्वेशन जब पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि ओम्स के इक्वेशन की वैलिडिटी, ओम्स के स्टेटमेंट जो थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेन पे डिपेंड था। कि जब हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, जब हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर रखा, जब हम लोगों ने मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई जो हो रहा मटेरियल पे वो कांस्टेंट रखा है, एट दैट कंडीशन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट डायरेक्टली रिलेशन होगा। और वहाँ हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट इसलिए रखा था क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड होता है। तो फोर्थ फैक्टर कौन सा हो गया, इट इज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल। नाउ अब अगर हम देखें फॉर एनी कंडक्टर, इफ RT is the resistance of a material at T temperature, then this RT is equals to R at T0 under bracket 1 plus alpha T minus T naught plus beta T minus T naught का स्क्वायर।
ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन पे हमारा रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का डिपेंड करता है टेम्परेचर से। हियर RT नॉट is the resistance of a temperature resistance of a material at 0 degree or 20 degree centigrade, and RT is the resistance of a material at any temperature T, and alpha and beta be the temperature coefficient of a material। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, मतलब कि अगर हमें किसी T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है किसी मटेरियल के लिए, तो हमें किस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा RT is equals to R T0 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। हेयर यहाँ जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा आर, अब हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किया है कि ऐसा कांस्टेंट जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट अल्फा और बीटा मिलेगा, इसलिए अल्फा और बीटा को हम लोगों ने क्या कह दिया? कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस लिखने जा रहा था मैं। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आर टी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ये हम लोग इक्वेशन जनरल एक इक्वेशन कह रहे हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। नाउ अब यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में क्या बताया बच्चों कि ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बट यहाँ एक और चीज हम लोग को जाननी है कि फॉर एनी आइसोटॉपिक मटेरियल, अगर कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो प्योर फॉर्म में है, तो उसके लिए बीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0। तो यहां हम लोग को जानना है कि हम लोगों ने अपने सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में, इलेक्ट्रिसिटी में चीज़ों को जनरलाइज करके, चीज़ों को सिंपल करके पढ़ने की कोशिश करी है, और सिंपल करके पढ़ने की कोशिश में हम लोगों ने माना कि मटेरियल हमारा कैसा है? आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक होने का मतलब ऑन एनी डायमेंशन इट्स फिजिकल पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी जाना हुआ है। तो किसी भी आइसोटॉपिक मटेरियल के लिए या फिर प्योर मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और अगर टेम्परेचर, यहाँ जो टेम्परेचर की बात करी जा रही है, इसको मैं यहाँ पे और भी लगा रहा हूँ कि अगर यहाँ का जो टेम्परेचर T है वो ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भी हमारे बीटा की वैल्यू क्या होगी? इस दो कंडीशन पे बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे मटेरियल के लिए ऐसी ही सिचुएशन लगने वाली है। और अगर बीटा की वैल्यू 0 यहाँ रख दिया जाए, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ बीटा टू बी 0, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल दैट वी ऑब्टेन इज RT इज इक्वल्स टू R एट T नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाएगा, और इसी इक्वेशन को हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हैं। और हम लोगों ने जब क्लास 11th में थर्मोमीटर की स्टडी करी हुई थी, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब थर्मोमीटर की स्टडी करी थी, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस डिपेंडेंट थर्मोमीटर बनाया था, जहां इसी इक्वेशन का यूज करे हुए थे हम लोग। ठीक है, तो RT इज इक्वल्स टू R T नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ये हमारा इक्वेशन बना हुआ है। किसके लिए? हम लोगों ने मटेरियल को कैसा मान के रखा है? आइसोट्रॉपिक मान के रखा है। हम लोगों ने क्या माना है कि टेम्परेचर 300 डिग्री से ज़्यादा है, कम, सॉरी 300 डिग्री से कम टेम्परेचर है। ऐसे कंडीशन पे अगर 300 डिग्री से कम टेम्परेचर है, तो सॉरी यहाँ पे 300 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पे हमारा मटेरियल क्या कहा जाएगा? हमारा मटेरियल इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ना कि इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट एनी टेम्परेचर। बट हम लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन बनाया, और सिंपल इक्वेशन में क्या पा रहे हैं? सिंपल इक्वेशन में हम लोगों ने पाया RT इज इक्वल्स टू R T नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये RT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर।
यहाँ RT क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। एंड RT0 क्या है? तो RT0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमारे RT0 की वैल्यू 0 डिग्री और 20 डिग्री दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा न्यूमेरिकल किस तरह से फ्रेम करा जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए दो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, एक जनरल और दूसरा सिंपल। हम लोग मटेरियल को सिंपल मान के पढ़ रहे हैं, आइसोट्रोपिक मान के पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने किस इक्वेशन का यूज़ किया? ये जो सिंपल वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और हम लोग कहेंगे कि किस इक्वेशन पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड होगा टेम्परेचर पे? तो RT इज इक्वल्स टू RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करें तो हम ये पाएंगे कि यहां अल्फा क्या है? तो अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। तो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला जो पाया है, जनरल इक्वेशन जो पाया है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर इज RT विच इज इक्वल्स टू T0 को मैं T0 लिख ले रहा हूँ। जो पीछे मैंने इक्वेशन में RT0 लिखा हुआ था वो R0 लिखा, T0 को मैं यहाँ किससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ? सिंपल नॉट से। ठीक है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, और फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा और T माइनस 0, जिसको सिंपली हम T माइनस T0 कर ले और हमारा डेल्टा T हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसका यूज हम करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट T टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ ये अल्फा क्या है? तो हम कहेंगे अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। RT क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट T टेम्परेचर। R0 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा को अगर हम फ्रेम करें, अल्फा को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटेन एज RT, और हम इस R0 को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ R0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन R0 को मैंने इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ इस R0 को अगर उधर भेज दिया जाए तो हम क्या पाएंगे? RT रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 0 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू R0 अल्फा डेल्टा T। और यहाँ से R0 डेल्टा T को अगर मैं लेफ्ट साइड भेजूँ तो ये क्या मिल जाएगा? R अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग? अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू RT माइनस R0। RT माइनस R0 को मैं रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री और 20 डिग्री, तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ डेल्टा T टेम्परेचर। तो जिसको लिखा जा सकता है अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इंटू 1 अपॉन एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस दैट इज 1 अपॉन R0। ये हो गया। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R0 स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हम लोग अल्फा की एक इक्वेशन डिफाइन करें। व्हाट इज अल्फा? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, और जिसको लिखा जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां से देखा जाए तो व्हाट इज दिस डेल्टा R? इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम। What is R0? It is also a resistance, so its unit is also ohm. Ohm divided by ohm will be cancel out, and the unit of alpha is only 1 upon delta T. What is delta T? It is change in temperature. So its unit that we obtain here is
यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ये क्या पाया हम लोगों ने, अल्फा को कैलकुलेट करने का इक्वेशन। अब क्या लिख रहे हैं, यूनिट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड रेज़ टू द पावर -1। तो हम लोगों ने अल्फा यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ये इक्वेशन और अल्फा की वैल्यू क्या पाई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर नॉट, और यूनिट क्या पाई है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हम लोगों ने इक्वेशन पाया और अल्फा को निकालने का फॉर्मूला भी पाया। अब आगे देखना है हम लोगों को, इसको मैं इरेज करने के बाद यहाँ पे फिर से नोट करता हूँ। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसको डेल्टा आर या डी आर भी लिखा जा सकता है, अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये हम लोगों ने पाया है। एंड इट्स यूनिट क्या पाए, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने माना पहला इक्वेशन अल्फा का पा लिया। क्या और भी कोई फॉर्मूला है जिससे हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मान लिया जाए कि हमने किसी मटेरियल को कंसीडर किया, एक मटेरियल का T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा, और यहां पे डेल्टा टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, T1 टी नॉट, यहां T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने कितना लिखा, T1। सिमिलरली अगर किसी T2 टेम्परेचर पे कैलकुलेट करें तो R एट T2 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने एक कंडक्टर कंसिडर किया है, इस कंडक्टर का पहले हम लोगों ने टेम्परेचर रखा था T0 रखने के बाद इसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी मिल रही थी, R0। अब हमने इस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज किया और इस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करके T1 कर दिया। अब अगर हम T1 कर दिए हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT1, रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। और RT1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ, RT0 इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T1। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने इसका टेम्परेचर चेंज करके T2 कर लिया, और अगर T2 करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT2, और उसके लिए इक्वेशन ये। तो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो इसको क्या लिखे, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम एक किसी स्पेसिफिक एक फिक्स मटेरियल की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो ये दो वैल्यू मिलेगी। नाउ अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे तो हम यहाँ लिख सकते हैं RT2 अपॉन RT1 विल इक्वल्स टू, ये डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा क्या, RT1 में 1 प्लस अल्फा T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T1। ठीक है, ये हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन पाया फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। नाउ अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन को डिफाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि R एट T2 अपॉन R एट T1 विल इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2, और ये डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसका पावर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे पावर हो जाएगा इसका -1। ठीक है, तो ये एज यूजुअल लिख दिया और इसको डिनोमिनेटर को हमने कहाँ ले गए हम, न्यूमरेटर में। अब ऐसे कंडीशन पे इस पे अगर हम बाइनोमियल अप्लाई करें तो बाइनोमियल अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा T2 तो एज यूजुअल मिल गया, और इस पे अगर बाइनोमियल अप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा T1। अब बाइनोमियल इक्वेशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx। ठीक है, हायर ऑर्डर को अगर नेग्लेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू T1। नाउ अब अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 विल बी 1, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस अल्फा T1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस अल्फा T2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2।
और अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा टर्म्स है, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, मैग्नीट्यूड इसका छोटा होता है, इसलिए स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर लिया। तो हम जनरल इक्वेशन ये टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर लिए तो हमें क्या मिलेगा, ये सिर्फ, और ये किसके बराबर है, इस वाले टर्म्स के बराबर है। तो हम कहेंगे आर T2 अपॉन आर T1 विल इक्वल्स टू 1, और यहाँ अल्फ़ा कॉमन लेके T2 माइनस T1 कर ले, तो हम कहेंगे प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पे अगर इस RT1 को इधर भेजा जाए तो हम पाएंगे कि RT2 विल इक्वल्स टू RT1 प्लस अल्फ़ा RT1 T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों। अब इस RT1 को उधर भेजे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या है, RT2 माइनस RT1, ये उधर भेज दिए तो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा को छोड़ के RT1 से डिवाइड कर दें, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1 उसको भी लिख लें। तो यहाँ से पाएंगे RT1 नीचे, ये ठीक है, मैं सिंपल यहाँ करता हूँ, इसको यहाँ से क्या कर लिया, अल्फ़ा RT1 T2 माइनस T1। ठीक है, ये सही है। हमने इस पार्ट को उधर ले लिया और साथ में ये इक्वेशन बनाया। नाउ इस टर्म्स को उठा के मैं डिनोमिनेटर में रख दूं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी RT1 T2 माइनस T1। तो ये एक अनदर इक्वेशन हम लोगों ने अल्फ़ा के लिए पा लिया। पहला इक्वेशन क्या है अल्फ़ा को कैलकुलेट करने का, 1 अपॉन आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ मैं यूनिट को थोड़ा सा साइड लिख दूँ, इट्स यूनिट क्या पाए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन अल्फा का क्या मिला, दूसरा इक्वेशन अल्फा का मिला फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर RT1 RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है। तो ये अनदर इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा, ये मिल जाता है हम लोगों को। अब आगे देखना है, अच्छा यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोगों ने डिफाइन किया, एक चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे, और यहाँ टू डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस मालूम है तो अल्फा को कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। यहाँ पे एक और इक्वेशन हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, और वो पार्ट आता है इस इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन का पार्ट से, यहाँ से। अब इस पार्ट से हम लोग को देखना है, जिसके लिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो अगर इरेज कर ले तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने पाया है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो ये पार्ट मिला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हम क्या पाएंगे, RT2 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा T2। नाउ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर ले तो RT2 प्लस RT2 अल्फा T1 will equals to RT1 प्लस RT1 अल्फा T2। अब इस RT1 को उधर भेज दे और ये पूरा पार्ट उठा के राइट साइड ले ले, तो हम देखेंगे इक्वेशन में RT2 और ये अगर उधर जाएगा तो माइनस RT1 ये मिला। इस वाले पार्ट को उठा के इधर रखे तो हम देखेंगे RT1 अल्फा T2 माइनस, ये पार्ट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और क्या होगा RT2 अल्फा T1। अब यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, अल्फा अगर कॉमन निकाल ले तो हम क्या पाएंगे, अल्फा अगर कॉमन ले लिए तो मिलेगा RT1 इंटू T2 माइनस RT2 इंटू T1, और इधर वाला पार्ट हमें पहले से मालूम है RT2 माइनस RT1। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय RT1 इंटू T2 माइनस RT2 इंटू T1। तो ये
थर्ड इक्वेशन जिसके हेल्प से हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ। तो अल्फा को कैलकुलेट करने का एक और इक्वेशन मिला, दैट इज RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 इंटू T2 माइनस RT2 इंटू T1। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने अल्फा को 3 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। टेम्परेचर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी, हम लोगों ने जाना अल्फा क्या होता है, अल्फा की यूनिट क्या होती है, अल्फा को कैलकुलेट करने का तरीका पाया। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा को जान लिए हैं और अब ये देखेंगे कि क्या अल्फा का इफेक्ट मटेरियल्स के रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने में कैसे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम कहेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, what is the value of alpha for different types of conductor, different material which allow current to pass through it। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है उसमें अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर नॉट एंड 1 अपॉन आर नॉट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज करने से टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ऐसे कंडीशन पे, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो डेल्टा आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये पूरा टर्म्स मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से देखा, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग ये पाए कि अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आना मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा। ये समझे हम पहले, सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इफ बाई चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या करें, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऐसा लिख लिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या होगा, ये डेल्टा टी को बताएगा और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हम अगर सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये अगर समझे, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज किए हैं और टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और ये पॉजिटिव है और ऊपर वाला टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका सिग्निफिकेंस है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अल्फा की साइन से हमें ये पता चलेगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। तो अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में ये बात दिया हुआ है कि अल्फा फॉर एनी मटेरियल विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अल्फा ऑफ मटेरियल विल बी नेगेटिव, इट मीन्स इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन इफ अल्फा इक्वल्स टू 0। अल्फा 0 आने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है इट इज इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, किस पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये हम लोगों ने पाया। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी कि हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो उस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं हो रहा है तो उस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने प्रैक्टिकली करा और प्रैक्टिकली करके ये पाया कि हमारा जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पे है वो एक यूनिक मेथड की नहीं है। यूनिक मेथड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ
इंक्रीज या डिक्रीज ही हो रहा है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली करा और ये देखा कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि अल्फा के हेल्प से हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मटेरियल का रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है बाई चेंजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को जाना, और बेसिक चीज़ों में हम लोगों ने पहली चीज़ ये देखी कि लेंथ पे चेंज होता है, एरिया पे चेंज होता है, नेचर ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। देयर आफ्टर अल्फा की स्टडी करी। अब ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर डिफरेंट मटेरियल, वैल्यूज of alpha for different material। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके लिए, तो नंबर 1 इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो हम लोग देखेंगे प्योर मेटल्स, मेटल्स के लिए देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि इन मेटल्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, तो इन मेटल्स अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने से वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और थर्मल वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और ज़्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगी। तो हम ये देखेंगे इन मेटल इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो ये क्या लीड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज कर देगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रिलैक्सेशन टाइम्स डिक्रीज हुई है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम्स डिक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस मटेरियल का क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम्स डिक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस मटेरियल का इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों ने पाया, सो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो अल्फा की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग टेम्परेचर विल बी पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर ये स्लोप चेंज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का स्लोप अगर पॉजिटिव हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो फॉर मेटल्स हम लोगों ने पाया क्या, अल्फा बिकम पॉजिटिव, एंड फॉर कॉपर हम ये जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 0.004। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.004। तो ये हम लोगों ने जाना मेटल्स के केस में। ठीक है, क्या है कंडीशन, मेटल्स के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और क्यों पॉजिटिव होगी इसके जानने के लिए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा, और एक्सप्लेनेशन में पाया कि अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, जस्ट इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई है तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम होगा वो डिक्रीज होगा, और टाइम डिक्रीज होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाना, और रिलैक्सेशन टाइम से अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस इसके बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहली चीज़ हम लोगों ने पाई कि मेटल्स के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और क्या क्यों पॉजिटिव आती है इसको भी कंक्लूड किया। नाउ अब देखना है इन केस ऑफ नॉन मेटल, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। अब अगर नॉन मेटल्स देखा जाए तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स अल्फा की वैल्यू 0 होती है। अब नॉन मेटल्स के केस में अल्फा की वैल्यू 0 होने के पीछे रीज़न ये है कि अल्फा
अल्फा हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है, और टेम्परेचर का रिलेशन किससे देख रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से हमारे लेंथ एरिया, और लेंथ और एरिया को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि लेंथ और एरिया भी टेम्परेचर के कारण चेंज होता है, तो यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं इस फैक्टर में हमने लेंथ और एरिया को क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है, और कांस्टेंट मान के फिर रेजिस्टेंस को टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। मीन्स we considered a conductor whose length is L and area of cross section is A, and we can change the temperature of a material, this material, from T1 to T2 or T2 to T3, keeping length and area constant. तो अगर नॉन मेटल के केस में देखिए तो अल्फा की वैल्यू 0 होती है, और रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो हमारी जो कंडक्टिविटी कॉज हो रही है वो किसके कारण कॉज हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो हम फिर रेजिस्टेंस की बात ही कर छोड़ दें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो किसकी अपोजिशन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0। वाई, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने क्या पाया, एब्सेंट पाया। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ एलॉय। एलॉय के केस में बच्चों अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो लगभग टेंस करती है 0, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। व्हाट इज एलॉय, अ मटेरियल विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 प्योर मेटल्स। ठीक है, तो वो एलॉय, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। 0 होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें जो अल्फा की वैल्यू मिलती है ना वो 4 डेसिबल के 4th और 5th पॉइंट पे जाके मिलती है, दैट इज 0.00 समथिंग, ऐसे आने के बाद यहाँ पे मिलेगी। तो ये लगभग टेंस टू 0 ही है, और 0 टेंस होने का मतलब ये हुआ कि इसको टेंस टू 0 अगर करें तो टेंस टू 0 करने का मतलब यही हुआ कि इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 R इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो हम यहाँ क्या पाएंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है, क्योंकि 4th और 5th डेसिमल प्लेसेस पे जाके उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। और यही रीज़न है कि एलॉय लाइक कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन का यूज़ हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर, इन सब में जो वायर्स हम लगाते हैं वो कैसे होते हैं, एलॉय। कौन से एलॉय, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटीन के वायर्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इसकी कितनी है, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाई वी प्रेफर कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन इन पोटेंशियोमीटर और मीटर बेस। तो हम क्या आंसर बताएंगे, बिकॉज इट्स अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 0, and it means by changing the temperature its resistance become constant and it is independent। ठीक है, अब फोर्थ हम देखेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है बच्चों, तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें ना तो यहाँ अल्फा की वैल्यू बच्चों नेगेटिव मिलती है। अब नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और अगर रेजिस्टेंस घटता है तो मटेरियल ज़्यादा कंडक्टिविटी कॉज करेगा या कम। रेजिस्टेंस अगर कम हो गया है तो मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जहां अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसको हम लोग लास्ट के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब ये नेगेटिव आ क्यों रही है, इसको हम लोग को जानना है। तो जब हम सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे हम देखेंगे कि मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल की लेंथ और एरिया को तो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम 2 पे डिपेंडेंसी आएगी। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम ये जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर वाइब्रेशन बढ़ गया तो थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और
रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो हम लोग पहले से जान रखे हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। बट यहाँ एक और फैक्टर है, ये मेटल्स के जैसा बिहेव नहीं करता। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होने का कॉन्सेप्ट ये है कि सेमीकंडक्टर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी शुरू हो जाती है, दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस। तो हम कहेंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टू फेनोमेना अकर, वन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। और कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो रिलीज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स I इज टू NeAVD के कॉन्सेप्ट से हम जानेंगे कि कंडक्टर के में करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर पे दो चीज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से दो फेनोमेना आकर होते हैं। पहला, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इन दोनों फेनोमेनाज को देखा जाए तो ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो दूसरा रेजिस्टेंस को क्या करना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है। बट हम ये प्रैक्टिकली देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो डोमिनेट करता है। ये डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर। मींस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज हो जाते हैं। और अगर ये डोमिनेट करता है तो रेजिस्टेंस को फॉलो करने में हमको इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। और ये क्या बता रहा है कि अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है तो यहाँ हम लोग देख रखे हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों ने क्या पाया है, नेगेटिव। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या रखा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयोनाइज्ड गैसेस। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके थ्रू भी कंडक्टिविटी होती है और आयोनाइज्ड गैसेस। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आयंस बढ़ेंगे। और अगर आयंस बढ़ेंगे तो ऐसे कंडीशन पे ये बढ़ा तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, घटा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो गई तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पाया वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करें तो हम कहेंगे दिस विल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एंड दिस विल रिप्रेजेंट टेम्परेचर। और हम ये देख रहे हैं इन केस ऑफ मेटल अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसे ये इंक्रीज। तो दिस इज फॉर मेटल्स। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ मेटल्स के लिए ऐसा। अब अगर एलॉय को देखा जाए तो एलॉय की अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर ले तो दिस लाइन इंडिकेट्स सम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर पे एंड देयर आफ्टर दिस विल इंडिकेट एलॉय, प्रॉपर्टी ऑफ एलॉयज। एंड देयर आफ्टर सेमीकंडक्टर को देखें तो यहाँ सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं कि विथ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। तो जनरली हम ये ग्राफ देखते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, कब, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में इन केस ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर और एलॉय के स्टेट में। ठीक है बच्चों। और हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किसके सिचुएशन पे होगी, क्यों होगी, और अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको सीखा। तो यहाँ हम लोगों ने ये जाना
तो यहाँ हम लोगों ने ये जाना कि कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे मटेरियल के रेजिस्टेंस पे हो रहा है। रेजिस्टेंस घट रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स करंट उससे कम फ्लो हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला क्या पाया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अगर कंडक्टर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण ही उससे करंट पास होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट से करें तो कैसे वो रेजिस्टेंस चेंज करने वाला है मटेरियल का, इसको जानेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अंडर डिफरेंट सिचुएशन। और साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को जिसका लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये दो टॉपिक्स को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको अभी तक आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। और हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन हो रहा है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। थैंक यू।